और अब हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो चौथे पारे में आए हैं। नंबर 1, यतीमों के हकूक। इसमें अल्लाह पाक ने सबसे पहले ये फरमाया कि उनका जो माल है वो देना चाहिए, और दूसरी बात ये कही कि उनके किसी भी अच्छी चीज़ को बुरी से मत बदलो, यानी उनकी किसी भी अच्छी चीज़ को बुरी से मत तब्दील करो, और उनके माल मत खाओ, और उनके माल को अपने मालों के साथ मत मिक्स करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात ये थी कि जो यतीम लड़कियां हैं उनको उनके हकूक दो, और उनसे शादी मत करो अगर तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ज़माने में लोग यूँ किया करते थे कि यतीम लड़कियों से उनकी माल की वजह से शादी कर लेते थे, सिर्फ उनकी नीयत माल पर होती थी और वो इंसाफ नहीं कर सकते थे। और कुछ दो बातें उन्होंने बताई हैं कि यतीम को आप जो है कब उसकी जो माल है वो कब अदा करें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप उसको टेस्ट करते रहें जब तक वो बलूगत को नहीं पहुंच जाता, और तब भी आप अगर वो बलूगत को पहुंच भी जाते हैं तो तब भी आप दूसरी चीज़ ये देख लें कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक इशारा आया है वो ये है कि उनके माल को ज़रूरत से ज़्यादा ना खर्च करें, इसराफ का लफ्ज़ आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके माल को ज़रूरत के बगैर भी खर्च ना करें, और जो अमीर है उसको बेसिकली अवॉइड करना चाहिए कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो यतीम है उसका माल इस्तेमाल करे। ये हक जो है वो गरीब को देना चाहिए, वो उसके साथ उसके माल से खा सकता है और पी सकता है। और के बाद हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, जो था मुतअद्दिद अज़वाज यानी मल्टीपल वाइफ्स। तो इसमें अल्लाह पाक ने मर्दों को 4 बीवियों से निकाह करने की इजाज़त दे दी, और ये फरमा दिया कि शर्त ये है कि आप उनके बीच इंसाफ करें, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही बेहतर है। अब इंसाफ के लिए सुन लें जो 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जस्टिस के लिए, वो ये है कि आप उनको इक्वल फाइनेंशियल अलाउंस देंगे, ठीक है, एक जितना खर्चा। और नंबर 2, आप उनको जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम देंगे, ठीक है। और नंबर 3 जो है वो आपकी जो बेसिकली रातों की तकसीम होगी वो भी बराबर होगी, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्स, कितनी रातें आपने किसके पास गुजारनी है वो बराबरी करनी होगी आपने उसमें। और इसके अलावा ये है कि पहले ज़माने में तो जो लौंडियाँ थी वो भी हलाल होती थी और उनके साथ सोने की इजाज़त होती थी, लेकिन ये वाली जो शराइत है, ये वाला लॉ जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं है, ये अब नहीं लगता। और उस ज़माने में जब ये आयत उतरी थी बीवियों की, तो जिन साहबा की 4 से ज़्यादा थी तो उनको हुक्म हुआ कि वो बाकियों को जो है वो डिवोर्स दे दें और सिर्फ 4 रख सकते हैं। थर्ड टॉपिक जिसका हमने जिक्र किया था वो था विरासत का। इनहेरिटेंस यानी विरासत के टॉपिक को आसान बनाने के लिए हमने इसको 7 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू बेनिफिशियरी की कैटेगरीज के मुताबिक। एक ऐसा शख्स जिसकी सिर्फ औलाद है तो उसकी तकसीम यूँ होगी कि उसके जो लड़के हैं उनको दुगना हिस्सा मिलेगा उसकी लड़कियों के मुकाबले में, और अगर उसकी एक लड़की है तो उसको बेसिकली आधा शेयर मिलेगा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर सबको 2/3 मिलेगा टोटल का। और दूसरी कैटेगरी है ऐसे शख्स की जिसके पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो पेरेंट्स का जो शेयर होगा वो होगा 1/6, ठीक है, यानी उसका एक हिस्सा होगा 600 में से पेरेंट्स का। और अगर एक तीसरी कैटेगरी है कि एक ऐसा शख्स है जिसके पेरेंट्स हैं लेकिन बच्चे या औलाद नहीं है, तो उसमें उसकी वालदा का जो शेयर होगा वो होगा 1/3, और उसके जो वालिद का शेयर होगा वो होगा 2/3। और चौथी सब कैटेगरी ये है कि एक गैर शादीशुदा बंदा है और उसके पेरेंट्स भी हैं और उसके बहन भाई भी हैं, तो इसमें उसकी वालदा का जो शेयर होगा वो होगा 1/6 यानी 6 में से एक हिस्सा, और उसके जो वालिद का शेयर होगा वो होगा बकाया 5 हिस्से, और इसमें उसके जो बहन भाई हैं उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो 5वीं सब कैटेगरी है वो है औरत की, ठीक है, एक ऐसी औरत अगर उसके कोई बच्चे कोई औलाद नहीं है तो फिर उसके खावंद का जो शेयर होगा वो होगा आधा, यानी आधा हिस्सा उसको मिलेगा, और अगर औलाद है तो फिर खावंद का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा। और छठी सब कैटेगरी है कि अगर वो मर्द है और उसके कोई बच्चे नहीं है और उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो फिर हर बीवी का जो हिस्सा होगा वो होगा 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा, और अगर उसके बच्चे हैं तो फिर उनकी बीवियों का जो हिस्सा हो जाएगा वो कम होकर हो जाएगा 1/8 यानी 8 में से एक हिस्सा। और जो 7 सब कैटेगरी है वो है कलाला की। कलाला जो है बेसिकली उसको कहते हैं जिसके बहन भाई तो होते हैं लेकिन बाकी उसके माँ बाप दादा दादी पोते पोतियाँ कोई नहीं होता, तो उसका जो हिस्सा है वो है 1/6 यानी 6 में से एक हिस्सा। और इसमें आखिर में ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर कोई अपनी वसीयत लिखता है और वो उसके जाने के बाद पता चलता है कि वो शरीयत के असूलों के मुताबिक नहीं है, तो फिर उसमें यही बेहतर है उसके घर वालों के लिए भी और जाने वाले के लिए भी कि वो इन कवानीन के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने तय किए हैं अदा की जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इसकी अदायगी का वक्त आता है तो सबसे पहले जो चीज़ हमने नोट करनी है वो ये है कि कोई कर्जा तो नहीं है, सबसे पहले कर्जे की अदायगी हो, जिन जिन से लोन लिया हो वो वापस दिया जाए, और उसके बाद इसकी तकसीम हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में ये भी फरमाया कि अगर कोई अपनी कोई रिश्तेदार या किसी के लिए कोई वसीयत लिखना चाहता है तो वो 1/3 यानी 1/3 हिस्से से ज़्यादा ना लिखे। और अब बात कर लेते हैं 4th टॉपिक की, जो था महरम खवातीन। महरम बेसिकली वो खवातीन हैं जिनसे आपका निकाह हराम है, तो इसकी हमने बेसिकली आसानी के लिए 14 सब कैटेगरीज की हैं उन खवातीन की, और वो सुन लीजिए। नंबर 1 आपके वालिद की बीवियाँ, नंबर 2 आपकी माएँ जिसमें आपकी नानियाँ और दादियाँ भी आ जाएंगी, नंबर 3 आपकी बेटियाँ जिसमें आपकी पोतियाँ और नवासियाँ भी आ जाएंगी, नंबर 4 सिस्टर्स जिसमें आपकी बहनें और इसमें आपकी स्टेप सिस्टर्स भी आ जाएंगी, नंबर 5 आपकी फूफियाँ, नंबर 6 आपकी खालाएँ और इसमें आपकी वो खालाएँ भी आ जाएंगी जिन्होंने बेसिकली जो आपकी स्टेप ऑन्ट्स हैं, नंबर 7 आपकी भाई की बेटियाँ और उनकी बेटियाँ, और नंबर 8 आपकी बहन की बेटियाँ और उनकी बेटियाँ, और नंबर 9 रज़ाई माएँ और रज़ाई बहनें ये आपकी, और नंबर 10 आपकी सास, 11 आपकी वाइफ की वो बच्चियाँ जो किसी और ख़ावंद या किसी और आदमी से थी, और नंबर 12 आपकी बहू, नंबर 13 आपकी वाइफ की बहनें, और नंबर 14 वो सारी औरतें जिनका निकाह हुआ है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।